everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start up with the part number 3 of the chapter The Human Eye and the Colorful World. ठीक है, सो आज हम अपने इस ब्यूटीफुल से चैप्टर का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं. अब जो है पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अब आज की क्लास से जो है इस चैप्टर का जो एक कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट है ना, ये स्टार्ट हो जाएगा. लास्ट की जो 2 क्लासेस थी वहाँ पर हमने ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. ठीक है, आई का स्ट्रक्चर देखा हमने, आई में कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं वो देखे, उनका कारण समझा था और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी हमने देखा था. ठीक है, सो आज से हमारे जो द कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट है ये स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और प्रिज्म से भी जो रिफ्रैक्शन होती है वो सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, क्योंकि हमारा ये जो पार्ट है ह्यूमन आई वाला वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, सो एक बारी क्विक रिव्यू कर लेते हैं इस पूरे पार्ट का. ठीक है, आई होप आप सभी को ये पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ आया था. ठीक है, सो सबसे पहला काम है हमारा स्ट्रक्चर का. ठीक है, सो स्ट्रक्चर से सभी हम क्या करेंगे, इनके जितने भी फंक्शंस हैं उनको रिवाइज कर लेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉर्निया की. सो कॉर्निया क्या होता है? ओके, चलिए साथ साथ रीडिंग भी कर लेते हैं. ओके, कॉर्निया क्या होता है? जो सबसे लास्ट वाला, मतलब स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, सो सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है ना, और ये जो बल्जिंग आप देख पा रहे हो आई बॉल में, दिस इज़ कॉर्निया. कॉर्निया एक तरह से लेमिनेशन होती है. ठीक है, जैसे जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम उन पर लेमिनेशन कराते हैं ना, इसी तरीके से कॉर्निया भी हमारी आई बॉल की लेमिनेशन की तरह काम करती है. ठीक है, सो लाइट एंटर्स दी आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड दी कॉर्निया. सो कॉर्निया क्या है? जहाँ से हमारी आँखों में लाइट की एंट्री होगी. ठीक है, और उसके बाद आपको पता ही है ये ट्रांसपेरेंट, ये बल्ब बना देता है. ठीक है, और हमारी जो आई बॉल है, आई बॉल का डायामीटर कितना होता है? अबाउट 2.3 सेंटीमीटर. सबने याद किया था ना? ओके, ठीक है. अब हमारी आई जो है, मैंने बताया था आपको कि जो ह्यूमन आई है वो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है. ओके, so most of the refraction of the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो कॉर्निया वाली सरफेस है, काफ़ी हद तक जो रिफ्रैक्शन होनी होती है लाइट की वो कॉर्निया की सरफेस पे ही हो जाती है. फिर हमने बात करी थी क्रिस्टलाइन लेंस की. ठीक है, ये रहा हमारा क्रिस्टलाइन लेंस. ठीक है, ये क्या करता है? फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट करता है, फोकस को एडजस्ट करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को. मान लो कोई ऑब्जेक्ट मैंने पास रखी है, कोई मुझसे दूर रखी है, मेरी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है हमेशा रेटिना पे ही बनती है. क्यों? क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है हमारा, जो आई लेंस होता है ना, आई लेंस वो क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है. ठीक है, आई लेंस एडजस्ट करता है फोकस को विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स. ओके, ठीक है. आइरिस क्या होता है? एक डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राम है जो कि हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है. प्यूपिल क्या करता है आपको पता होगा, जैसे ब्राइट लाइट होती है या फिर डिम लाइट होती है. ब्राइट लाइट होगी, BL से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं. ब्राइट लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है और डिम लाइट में प्यूपिल रिलैक्स होता है. अब ब्राइट लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेस को, मतलब जितनी बहुत सारी ऑलरेडी हमारी बहुत सारी लाइट रेस प्रेजेंट हैं ब्राइट लाइट में, सो ज़्यादा लाइट रेस नहीं चाहिए. लेकिन डिम लाइट के केस में रिलैक्स इसीलिए हो जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर सके. क्लियर है सभी को यहाँ तक? सो ये तो है हमारा आइरिस और प्यूपिल का कॉन्सेप्ट. क्लियर हुआ? प्यूपिल क्या होता है? जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया के बाद होता है आइरिस. आइरिस क्या है? देखो, एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कि कंट्रोल करेगा प्यूपिल के साइज को. ओके,
अब ये जो आइरिस इस तरीके से है, ये डार्क सा, इसके बीच में क्या होता है, होल होता है और उसी को हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, ये जो होल है दिस इज नोन एज दी प्यूपिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात करी थी रेटिना की। रेटिना एक ऐसी डेलिकेट मेम्ब्रेन है जहाँ पर फोटो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव भी कह सकते हो। ठीक है, फोटो सेंसिटिव सेल्स का मतलब है हमारे रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है, रॉड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं और रोड्स क्या होते हैं। कॉन्स आर बेसिकली कलर सेंसिटिव। ठीक है, कॉन्स क्या होते हैं, कलर सेंसिटिव। और जो हमारे रोड्स होते हैं वो डिम लाइट में भी जो हम चीज़ों को देख पाते हैं ना, कुछ अमाउंट तक हम चीज़ों को देख पाते हैं कि हम यहाँ पर हम रूम में जा रहे हैं तो ये टेबल है, ये चेयर है, ये बैग है, हमें पता लगता है। लेकिन डिम लाइट में क्या है, हमें कलर्स तो नहीं पता लगते। ठीक है, सो डिम लाइट में हमारे रॉड्स काम करते हैं, कॉन्स काम नहीं करते। ठीक है, सो कॉन्स होते हैं कलर सेंसिटिव। दीज आर फोटो सेंसिटिव सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दी रेटिना। ओके, ठीक है, फिर इस पोर्शन की भी हमने बात कर ली, ब्राइट लाइट में क्या होगा प्यूपिल का और डार्क लाइट में क्या होगा। ओके, फिर हमने बात करी थी पावर ऑफ एकोमोडेशन की। ठीक है, वहाँ से हमें समझना है कि नियर पॉइंट हमारी आई का होता है 25 सेंटीमीटर्स और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। ठीक है, और ये भी हमेशा याद रखना, ये नियर और फार पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन के लिए है। ओके, फिर हमने बात करी आई डिफेक्ट्स की जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मायोपिया क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, क्यों होता है, रीजंस और ठीक कैसे करा जा सकता है वो इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर कर्वेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है हमारे आई लेंस का। कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है सो फोकल लेंथ कम हो जाती है, और फोकल लेंथ कम हो जाती है सो हमारा जो आई लेंस है वो सिर्फ कुछ ही दूरी का, मतलब कुछ ही दूरी की चीज़ें देख सकता है। ठीक है, सो ये तो हो गई हमारी कर्वेचर ऑफ आई लेंस की बात। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल की। ये देखिए यहाँ पर, अगर आई बॉल का नॉर्मल साइज इतना होना था और मान लो आई बॉल क्या है, इतनी बड़ी है, सो रेटिना पे सारी रेज जो है वो ना मिलके रेटिना से आगे मिलेंगी। सो इमेज फॉर्मेशन कहीं रेटिना के आगे होगी, लेकिन हमारी आई जो है हमेशा एक स्क्रीन पे ही तो इमेज बनेगी ना, और स्क्रीन है रेटिना। सो इसके आगे कोई भी इमेज फॉर्मेशन होती है सो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो इमेज हमें कैसी लगती है, ब्लरी लगती है। ठीक है, सो ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी रेज जो है पहले ही सभी यहाँ मीट कर रही हैं, तो इनको ये ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज हो रही है ना, इनको अब डाइवर्ज करना होगा, हमें लगाना होगा कॉन्केव लेंस विच इज़ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, सो ये हो गई मायोपिया की कहानी। इसी तरीके से हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, यहाँ पर जो नियर पॉइंट होगा किसी पर्सन का वो कम होगा 25 सेंटीमीटर से। ठीक है, such a person has to keep a reading material much beyond 25 सेंटीमीटर from the eye। ठीक है, यहाँ पर कम नहीं होगा, नियर पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में पर्सन क्या है, दूर की चीज़ें देख सकता है, पास की चीज़ें नहीं देख सकता। यहाँ नियर पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, और मायोपिया के केस में फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम होता है। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ रीज़न क्या है कि फोकल लेंथ आई लेंस की ज़्यादा लंबी होती है, और फोकल लेंथ ज़्यादा होगी सो दूर के डिस्टेंस का देख सकते हैं, दूर के डिस्टेंस का देखेंगे। ठीक है, लेकिन पास के डिस्टेंस का नहीं देख पाते, वही प्रॉब्लम हो जाएगी। सो या तो फोकल लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, या हमारी आई बॉल ही छोटी है, जो इमेज है वो जाके कहीं रेटिना से दूर बन रही होती है। ठीक है, ठीक कैसे कर सकते हैं, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस लगा के, विच इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सो कन्वर्जिंग लेंस लगा के हम हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रेसबायोपिया क्यों होता है, प्रेसबायोपिया होता है बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स।
यहाँ पर किसी पर्सन को ना तो दूर का अच्छे से दिखता है, ना ही पास का अच्छे से दिखता है, ठीक है। अगर सीलियरी मसल्स जो वीक हो जाती हैं, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, सो जो हमारा लेंस है वो फोकल लेंथ को जो है बढ़िया तरीके से एकोमोडेशन नहीं कर पाता, फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कौन से लेंसेज, जो दोनों होते हैं, मतलब जिसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज होते हैं, विच आर नोन एज बायफोकल लेंसेज, ठीक है, बायफोकल लेंसेज। और इसी तरीके से प्रेसबायोपिया की करेक्शन होती है। ओके, आज के क्लास में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म की। सो आई होप जो ह्यूमन आई का जितना भी पार्ट था वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है और साथ ही साथ याद भी हो चुका है। ओके, सो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आ प्रिज्म। सो लाइट चैप्टर में हमने जब रिफ्रैक्शन वाला पार्ट समझा था, ठीक है, लाइट चैप्टर में जब हमने रिफ्रैक्शन वाला पार्ट समझा था, पहले एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो रिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज समथिंग जहाँ पर मीडियम चेंज होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं बात करती हूँ रिफ्लेक्शन की, सो रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम चेंज नहीं होता, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सेम मीडियम। लेकिन रिफ्रैक्शन में, याद है ना सभी को रिफ्लेक्शन में तो डाउट नहीं है, इस तरीके से इंसिडेंट रे आएगी और रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी, मेकिंग सेम एंगल विद नॉर्मल, ठीक है। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ सेम एंगल बनेगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का। रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मीडियम चेंज होता है, ठीक है, क्या होता है, मीडियम चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इतना, अब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। मान लो कि ये है हमारे पास डेंसर मीडियम, ठीक है, ये है डेंसर मीडियम और ये है हमारा रेयरर मीडियम, ठीक है, ये बाउंड्री है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। अब रेयरर मीडियम में क्या हो सकती है, एयर हो सकती है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इस डेंसर मीडियम से कम डेंस हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो हम मान लेते हैं यहाँ ऊपर है एयर और नीचे है ग्लास, ठीक है। अब हम लेकर आए एक इंसिडेंट रे, हमने एक इंसिडेंट रे पास कराई, ओके, फिर क्या होगा, ओके, इंसिडेंट रे के पास कराने से यहाँ तक तो सब ठीक था, जब हमारे एयर में ही जब हमारी इंसिडेंट रे रही जब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही अब मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, क्या है, नॉर्मल है, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब नॉर्मल से क्या होगा, क्योंकि जो लाइट रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, सो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हुए अब लाइट रे को क्या करना होता है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो रही है यानी कि लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, सो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, जो लाइट का ओरिजिनल पाथ था जो कि ये होना चाहिए था, लेकिन उसको फॉलो ना करते हुए लाइट रे बेंड हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। सो इस तरीके से क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। यानी कि मीडियम के चेंज होने पे लाइट की जो रिफ्रैक्शन होती है वो होती है जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंडिंग हो जाए, और डेंसर से रेयरर मीडियम जाते टाइम अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंडिंग होती है, ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखना, इस वाले चैप्टर में और लाइट चैप्टर में तो हमेशा रिपीट होती ही है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर अब हम जितने भी केसेस बात करने वाले हैं सभी में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने वाली है। डेंसर से रेयरर मीडियम में यहाँ क्या होगा, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है। अब आपको अगर ये जानना है कि यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों होता है, यहाँ टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों होता है, लाइट अपना वही पाथ फॉलो क्यों नहीं करती,
सो इसका भी जवाब है वो रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में हमने समझ रखा है, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कम हो जाएगी और रेयर से डेंसर मीडियम में जाते टाइम स्पीड ऑफ लाइट जो है ज़्यादा हो जाती है। सॉरी, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और रेयर मीडियम में, ठीक है, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब यहाँ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। इसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में और जितने भी फिनोमेनाज आप सभी पढ़ने वाले हो सभी में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, ठीक है। सो सभी नोट करेंगे, जिसको याद नहीं था अब वो याद कर लेना क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। You have learned how light gets refracted through a rectangular glass slab, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से किस तरीके से रिफ्रैक्शन होती है वो हमने कवर कर लिया था, ठीक है। वहाँ क्या होता था, जो इंसिडेंट रे आ रही थी वो एमर्जेंट रे के दोनों पैरेलल होती थी, है ना। सो for parallel refracting surfaces as in glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray. अब ये बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर मैं ग्लास स्लैब की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब है जैसे यहाँ हमने बात करी, ये क्या हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया मान लो रेयर मीडियम, ठीक है। सो ये सरफेस है जहाँ से चेंजेस हो रही हैं, इस मीडियम से इस मीडियम में लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है। सो ये क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगी, ठीक है। सो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जैसे ग्लास स्लैब में, ठीक है, वो क्या होती है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या होता है, ये क्या होती है, सरफेसेस पैरेलल होती हैं, है ना। तो ये सरफेसेस कैसी हैं, पैरेलल। सो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वही एमर्जेंट रे, जब वो रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये दोनों रेस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, ये वाली रे और अब जो एमर्जेंट रे आएगी वो वाली रे पैरेलल होती हैं। और वो क्यों होती है, ये साथ में रीज़न भी गिवन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आएगा कि वो पैरेलल क्यों होती हैं, सो वहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल होती हैं, इसीलिए इंसिडेंट रे और हमारी एमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपने पढ़ा है, वहाँ पर होता है, ठीक है। It is slightly displaced laterally, which is known as lateral displacement, ठीक है, याद है सभी को, इसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, how would light get refracted through a transparent prism? अब हमें बात करनी है प्रिज्म की। सो लाइट की रिफ्रैक्शन प्रिज्म से कैसे होगी। Consider a triangular glass prism. It has two triangular bases and three lateral surfaces. अभी आप जब किसी प्रिज्म को देखोगे सो ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है वैसे तो, ठीक है। अब अगर हम प्रिज्म ड्रॉ करते हैं, सो प्रिज्म कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रिज्म होगा, ओके। मतलब आप इसको 3D वे में ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे रफ ड्राइंग मैंने कर दी है। सो ये क्या है, ये है एक ट्रायंगुलर सरफेस, ओके ओके, ये क्या है, ये है एक ट्रायंगुलर सरफेस, ठीक है, ट्रायंगुलर सरफेस। ये है दूसरी ट्रायंगुलर सरफेस, ओके, दो ट्रायंगुलर सरफेसेस हो गई, ठीक है। सो ग्लास प्रिज्म, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं, उसके पास दो ट्रायंगुलर सरफेसेस होंगी, ठीक है, या फिर आप बेसिस कह सकते हो। और रेक्टेंगुलर सरफेस की अगर मैं बात करूं, सो ये वाली एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है। अब इस तरीके से देखो, ये दूसरी रेक्टेंगुलर सरफेस, और उस साइड देखोगे जब इससे अपोजिट साइड पे, वो तीसरी रेक्टेंगुलर सरफेस हो जाएगी, ठीक है। सो तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस हमारे ग्लास प्रिज्म के पास होती हैं।
3D हो गया ना, 3D। सो 3D वे में आप इसको विजुअलाइज करो। एक तो ये हो जाएगी रेक्टेंगुलर वाली साइड, और एक इसके अपोजिट साइड में 3 लेटरल सरफेसेस हो जाएंगी, ठीक है। और किसकी? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की। ये सरफेसेस जो है एक दूसरे के ऊपर, अब देखो यहाँ कुछ एंगल बना रहा है ना, ये जो हमारा प्रिज्म है ये कुछ एंगल बना रही है इसकी ये वाली साइड्स, ठीक है, किसी ना किसी एंगल पे। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। चलिए मार्क करते हैं। द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल सरफेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। 2 लेटरल फेसेस के बीच का ये जो एंगल है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। Let us now do an activity to study the refraction of light through a triangular glass prism. So यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की अगर हम बात करें, वहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो पैरेलल होती है, सो इंसिडेंट रे जो आई थी वो हमारी एमर्जेंट रे के पैरेलल होती है, लेकिन लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो रिफ्रैक्शन होगी वहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ शिफ्ट देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के पास 2 ट्रायंगुलर बेसेस और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं, और साथ ही साथ एंगल ऑफ प्रिज्म हम किसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्टिविटी में बेसिकली आप इसको रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको इसी तरीके से सभी पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। सो हम डायरेक्टली इसी पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी आप चाहो तो रीड कर सकते हो, ओके। सो ये है हमारे पास एक प्रिज्म। अब प्रिज्म को अब हम इतना बड़ा जो हम 3D वे में डायग्राम ड्रॉ किया था हमने अभी, अब वो इतना इजी तो नहीं है बनाना, हमसे भी रफ ही डायग्राम बना था, इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना था, राइट। सो हर जगह हम अगर उसको ड्रॉ करेंगे, सो एक तो वो स्पेस भी ज़्यादा लेगा, टाइम भी ज़्यादा लेगा, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं एक ग्लास प्रिज्म की, ठीक है। और सिंपली हम ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म के बजाय प्रिज्म भी कह सकते हैं। सो उसको हम वही ट्रायंगुलर वाला ग्लास प्रिज्म ही सपोज करके चलते हैं, ओके, ठीक है। सो अब हमने डाली, अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज़ को हम दोबारा रिपीट कर लेंगे, दोबारा समझेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ हमने डाली क्या, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे क्या करेगी, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी नॉर्मल के साथ। अब नॉर्मल क्या है, ये हमारी सरफेस है, इसका नॉर्मल इस तरीके से होगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल इज व्हाट, नॉर्मल। सो यहाँ ये क्या हो रहा है, एन से एन डैश का क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल। सो नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या हुआ, वही चीज़ यहाँ पे, ये क्या है, बाहर की तरफ होता है रेयरर मीडियम, ये क्या है, रेयरर मीडियम, ठीक है। अब लाइट जैसे ही बाहर वाले एटमॉस्फेयर से ग्लास प्रिज्म के अंदर जाती है, सो लाइट के लिए क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है। यहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, अगेन दिस इज दी रेयरर मीडियम। अब देखते हैं आगे। अब हमारी इंसिडेंट रे आई, एंगल आई बना के विद दी नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के। अब लेकिन क्या हो रहा है, इस इंसिडेंट रे को तो ये वाला पाथ फॉलो करना था, ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रे को इस तरीके से ये वाला पाथ फॉलो करना था, ठीक है। ये जो आप एच तक लाइन जो एक्सटेंडेड है उसको देख पा रही हो, इंसिडेंट रे का पाथ असल में ये होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ है, यानी कि रिफ्रैक्शन हुई है, उसके कारण रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर जाते टाइम, रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल करते टाइम लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। सो लाइट अपनी इस वाली स्टेट से नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई, ठीक है। सो ये क्या हो गई, लाइट की रिफ्रैक्शन। सो ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो लाइट ने बनाया नॉर्मल के साथ, ठीक है। लाइट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है।
अब ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे गई, अब इस वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए तो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से जो रिफ्रैक्टेड रे गई, अगैन यहाँ भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल से इसने ये एंगल बनाया है यहाँ पर भी, और साथ ही में ये लाइट रे जब बाहर जाएगी तो भी कुछ एंगल बनाएगी। और जब ये डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, लाइट रे जब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, सो लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, रेयरर मीडियम में ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। तो जब लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, उससे लाइट की जो एक्चुअल में लाइट को कहाँ ऐसे जाना था, ठीक है, एक्चुअल में लाइट को इस तरीके से जाना था अकॉर्डिंग टू दिस, ओके। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, यस, अब हम देखें तो एक्चुअल में जो है लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन हमारी लाइट रे अब क्या करेगी, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही है, सो लाइट रे बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, लाइट रे चले जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये आप देख सकते हो, दिस इज द नॉर्मल लाइन, ठीक है। नॉर्मल से अब इस कंडीशन में क्या हुआ था, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो हमारे इंसिडेंट रे आई थी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो चुकी थी, ठीक है, ये ओरिजिनल पाथ जो फॉलो करना था और नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो गई थी। लेकिन इस कंडीशन में जो हमारी लाइट रे है, अब नॉर्मल तो वैसे जो यहाँ से इंसिडेंट रे आई उसको तो ऐसे जाना था पूरा, अगर हम देखें तो, ठीक है, ये वाला पाथ भी नहीं फॉलो करना था लाइट को, ये वाला पूरा पाथ फॉलो करना था, ठीक है। एक्चुअल में तो यही पाथ था, अगर बीच में प्रिज्म ना होता तो यही पाथ फॉलो हो रहा होता लाइट का, बट बीच में प्रिज्म आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइट रे गई है, अब ये नॉर्मल जो हमारे बना है ना, एम डैश से एम तक, सो दिस इज़ दी नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट रे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है, रेयरर मीडियम में अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ओके, और डेंसर मीडियम में आप लिख सकते हो टुवर्ड्स नॉर्मल, ओके। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। अब यहाँ पर देखो, अब इन चीज़ों को दोबारा रिवाइज करते हुए सबसे पहले एक चीज़ और रह गई है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज़ बेसिकली ये जो इंसिडेंट रे आई है, ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है जो हमने पहले बनाई थी, इसको जब हम वहाँ तक इस प्रिज्म से बाहर तक पूरा एक्सटेंड कर देंगे, और जो हमारी फाइनल ये क्या है, एंगल ई बनाकर कौन सी रे जाती है, एमर्जेंट रे, एमर्ज हुई है ना, ये प्रिज्म से बाहर निकल गई ये वाली रे, सो इसको हमने कह दिया क्या, एमर्जेंट रे, क्लियर है। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के आई इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाकर चली गई एमर्जेंट रे, ठीक है। अब इस इमर्जेंट रे को पीछे तक एक काम करो, एक्सटेंड कर दो, और इसी तरीके से जो इंसिडेंट रे थी इसको भी इस तरीके से आगे तक पहुंचा दो। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये वाली एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही हैं। अब इसी एंगल को हम बोल देते हैं एंगल डी, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सो ये सभी चीज़ें आप रीड कर सकते हो, वही चीज़ें जो हमने समझी हैं वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन कर रखी हैं, ठीक है। करें इन सभी को रीड, चलिए। सो यहाँ आप देखो पी क्या है, इंसिडेंट रे, ये रही हमारी P और ये रहा हमारा E वाला पॉइंट जो कि हमारे प्रिज्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे प्रेजेंट है। सो PE इज़ द इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये जो EF है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे, अब ये मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज नहीं होता, सो ये जो हुई थी ना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हम कहते हैं जब मीडियम चेंज होता है, और अगर यहीं पर मीडियम चेंज ना होकर इंसिडेंट रे ऐसे चली जाती, सो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो गया, सो हम इसको रिफ्लेक्टेड रे ना कहकर रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पर ये FS देखो, FS क्या है, एमर्जेंट रे। FS क्या हो गई, ये प्रिज्म से रे बाहर निकल गई, एमर्ज हो गई, सो एमर्जेंट रे, ठीक है। और एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ दी प्रिज्म, ये रहा एंगल ऑफ दी प्रिज्म, ये हमने पहले देखा था।
नाउ दिस एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि हमारी इंसिडेंट रे जो है, हमारे इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बना रही है, दिस इज द नॉर्मल, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस ये रहा और एंगल ऑफ डेविएशन ये रहा। जहाँ पर कौन सा एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन, जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एंगल बना रही होती हैं, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। कि एक्चुअल पाथ तो हमारे इंसिडेंट रे का ये था, लेकिन हमारी इंसिडेंट रे इस एंगल ऑफ डेविएशन से अपने एक्चुअल पाथ से भटक गई, डेविएट हो गई और यहाँ चली गई। ठीक है, हमारे इंसिडेंट रे को ऐसे जाना था लेकिन यहाँ चली गई बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म। ठीक है, मीडियम में चेंज हुआ, सो क्या हुआ, हमारी इंसिडेंट रे का पाथ चेंज हो गया। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अब जिस किसी को अभी भी कोई डाउट है, सो चलो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इस पार्ट को। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म लेंगे। सो लेट्स ड्रॉ द प्रिज्म फर्स्ट। ठीक है, सो ये हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है प्रिज्म का, और लेट करते हैं कि ये जो ब्लैक कलर की रे है, दिस इज़ अवर इंसिडेंट रे। ठीक है, सो लेट्स नेम दिस, ये हो गया ए बी। ठीक है, सो यहाँ लिख लेते हैं ए बी इज़ व्हाट, इट इज़ दी इंसिडेंट रे। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या है, प्रिज्म है। सो प्रिज्म क्या है, एक डेंसर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू एयर। ठीक है, बाहर हम क्या लेट करके चलते हैं कि ये जो बाहर वाला एटमॉस्फेयर है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एयर। ठीक है, बाहर का मीडियम एयर है और अंदर हम क्या ले लेते हैं, बाहर का मीडियम एयर और अंदर हम ले लेते हैं ये प्रिज्म का मीडियम। ठीक है, सो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक डेंसर मीडियम में आता है एज़ कम्पेयर टू एयर। ठीक है, सो एयर क्या हो गया, एयर इज़ व्हाट, एयर इज़ अ, डायरेक्ट हम लिखते हैं रेयरर और डेंसर। ठीक है, सो एयर इज़ आ रेयरर मीडियम। ठीक है, सो एयर इज़ आ रेयरर मीडियम। ठीक है, और हमारा प्रिज्म क्या है, इट्स अ डेंसर मीडियम। ठीक है, सो DM लिख दिया मैंने, दैट मीन्स इट्स अ डेंसर मीडियम। सो अब लाइट रे जो है वो एयर से, यानी कि रेयरर मीडियम से जा रही है हमारी डेंसर मीडियम में। नाउ व्हाट विल हैपन, हमें पता है कि रिफ्रैक्शन में जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सो ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। अब जो फाइनली जो इसको पाथ फॉलो करना था, वो तो ये था कि इस तरीके से हमारी इंसिडेंट रे जा रही होती अगर कोई बीच में मीडियम ना होता तो, लेकिन बीच में मीडियम आ गया एंड दैट इज़ व्हाट, द डेंसर मीडियम। सो अब हम क्या करेंगे, इस बी को हम थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज़ दी नॉर्मल, और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अपनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सो ये हो गया नॉर्मल। अब लाइट रे को जाना तो ये वाली डायरेक्शन में था, इस वाले पाथ को फॉलो करना था लाइट रे को। ठीक है, लेकिन अब जो है लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाते टाइम नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, सो एक्चुअल में जो ऐसे जाना था और नॉर्मल इस तरीके से है। सो अब आप लोग देख सकते हो कि इस डायरेक्शन से लाइट रे थोड़ा बेंड हो जाएगी और ऐसे पहुंच जाएगी। ठीक है, ये जो डायरेक्शन लाइट को फॉलो करनी थी, अब वहाँ से वो थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए इस तरीके से चली जाएगी। सो लेट्स ड्रॉ इट हियर। अब यहाँ इस तरीके से लाइट की रिफ्रैक्शन हो गई। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, और लाइट की स्पीड चेंज होने से यहाँ हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ओके, अब फाइनली क्या होगा, इट्स अ डेंसर मीडियम।
और यहाँ पर मैं देखूँ सो इट्स अगैन अ रेयरर मीडियम, ठीक है। अब ये जो हमारी रे है, इस वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लेट्स नेम दिस, ये हो गया हमारा PQR। अब हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ के लिए AB क्या थी, इंसिडेंट रे थी। अब ये जो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस PR है, PR के लिए PR रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इंसिडेंट रे क्या होगी, दैट विल बी BC, ठीक है। ये BC क्या है, PR के लिए इंसिडेंट रे है, ओके। अब यहाँ पे फिर से हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, सो इस तरीके से हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा, देखो ये हमारी सरफेस है और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये एयर जो है दैट्स अ रेयरर मीडियम। सो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जब कोई हमारी लाइट पाथ फॉलो करेगी वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। सो इस तरीके से जो लाइट रे आ रही है, अब उसको पाथ क्या फॉलो करना था, यही वाला पाथ फॉलो करना था, यस। लेकिन अब नॉर्मल से थोड़ा दूर की तरफ हमारी ये जो लाइट रे है वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। सो पहले इंसिडेंट रे क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, सो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल डेविएट होगी। अब यहाँ डेविएशन हो जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल आप देखोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो इट इज़ व्हाट, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। सो अब हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने प्रिज्म में, ओके। सो लेट्स ड्रॉ इट हियर। सो ये हो गई हमारी फाइनल रे जो बाहर गई है, ठीक है। सो ये क्या थी, इंसिडेंट रे, दिस वाज द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे मीनिंग जो बाहर एमर्ज होकर गई है हमारे प्रिज्म से, ठीक है, दिस इज द एमर्जेंट रे। सो इसको भी नाम दे देते हैं, दिस इज ABC और यहाँ हम लिख लेते हैं D, ठीक है। सो AB क्या हुई हमारी, इंसिडेंट रे, BC क्या हुई हमारी, रिफ्रैक्टेड रे, एंड CD इज व्हाट, CD इज एमर्जेंट रे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। सो AB इंसिडेंट रे, BC रिफ्रैक्टेड रे एंड CD इज व्हाट, एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे मतलब जो हमारे प्रिज्म से एमर्ज होकर रे गई है, ओके। अब जो है आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि ये जो हमारी CD है, ठीक है, फाइनल रे है जो प्रिज्म से बाहर गई है। सो ये जो CD है और हमारी ये जो AB वाली कॉन्टिन्यूशन में जो लाइन जा रही है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है O, ठीक है। सो इन दोनों को हम पीछे की तरफ ऐसे करेंगे और ये हमारी इसको और अच्छे से देखें तो इस तरीके से, ठीक है। सो ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये डेल का रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल, just a second, okay, del is representing angle of deviation, ठीक है। हमारे इंसिडेंट रे को पाथ ये वाला फॉलो करना था, लेकिन जिस एंगल से हमारी इंसिडेंट रे डेविएट हो गई और एमर्जेंट रे बन गई, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। सो ये था आपका प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। प्रिज्म में क्या होगा, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होती है बिकॉज यहाँ मीडियम चेंज हमें देखने को मिला है, ठीक है। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना कि हमेशा जो इंसिडेंट रे होगी, कोई भी कंडीशन हो सकती है, मतलब रेयरर मीडियम है, सो रेयरर से, जस्ट अ सेकेंड इसको यहाँ से हटा देते हैं, ओके। अगर हमारा रेयरर मीडियम है और रेयरर मीडियम से एयर जा रही है, सॉरी लाइट जा रही है डेंसर मीडियम में, सो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट विल डेविएट टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर इसका अपोजिट होगा यानी कि डेंसर से रेयरर, ठीक है, ये था ये वाला, और डेंसर से रेयरर यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आगे जितने भी हम कुछ फिनोमिनास पढ़ेंगे, रेनबो वाला फिनोमिना तो मेनली प्रिज्म वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है।
सो इसको वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इन सभी पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिठा लो, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ओके, सो नाउ लेट्स सी। अब हमारे प्रिज्म के ऊपर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अभी हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, सो प्रिज्म जो हमने अभी पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम देखेंगे रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है। रेनबो फॉर्मेशन एक काफ़ी एक्साइटिंग फिनोमिना है, राइट, और ये एक नेचुरल फिनोमिना भी है। सो ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, you must have seen and appreciated these spectacular colors in our rainbow. How about the white light of the sun gave us various colors of the rainbow? देखो यहाँ से ये वाली जो लाइन है आपके एनसीईआरटी की, यहाँ से आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए that sunlight is what? Sunlight is a white light। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखना जो भी लाइट रे हमारी सनलाइट की तरह बिहेव करती है ना, मतलब कि जो हम देखेंगे ग्लास प्रिज्म से जब वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सो वो हमारी होती है वाइट लाइट की तरह बिहेव करेगी वो, दैट इज़ दी सनलाइट। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि कोई भी लाइट रे जो सनलाइट की तरह बिहेव कर रही है दैट इज़ वाइट लाइट, या फिर आप अपोजिट कह सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। बस मेन जो चीज़ आपको याद रखनी है दैट इज़ सनलाइट इज़ आ वाइट लाइट, और जो भी चीज़ सनलाइट की तरह बिहेव करेगी, जो भी लाइट रे, दैट इज़ आ वाइट लाइट। ठीक है, ओके, सो आपने जो है रेनबो के कलर्स देखे होंगे, बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ठीक है, सो बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, बताया ना मैंने आपको कि जो रेनबो फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है वो हम प्रिज्म के बेसिस पे ही अंडरस्टैंड करेंगे। The inclined refracting surface of a glass prism show exciting phenomena. Let us find it out through an activity. So यहाँ inclined refracting surface का मतलब I hope आप सभी समझ गए हैं। देखिए ग्लास प्रिज्म हमारा कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था, अभी इसी फिगर से समझा था, राइट। सो यहाँ ये जो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये आप देख सकते हो कुछ एंगल बना के इंक्लाइंड है। ठीक है, सो इसी को हम कहते हैं इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, और इसी इंक्लिनेशन की वजह से हमें एक्साइटिंग फिनोमिना देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, सो देखो ये एक्टिविटी जब आप करोगे, काफ़ी सिंपल एक्टिविटी है। आपको एक थिक शीट लेनी है कार्डबोर्ड की और उसमें क्या करना है, छोटा सा होल बनाना है। बेसिकली छोटा इतना होल हो बीच में, ठीक है, होल होना चाहिए, इस तरीके का हो सकता है, या फिर आप बीच में इस तरीके से स्लिट बना सकते हो। ठीक है, सो वहाँ आपका पर्पस क्या है ये होल बनाने का, कि जो सनलाइट है ओपन में करना है ताकि सनलाइट आ सके। ठीक है, सो जो सनलाइट है वो आपके उस होल के थ्रू जब जाएगी तो एक छोटे से एरिया के थ्रू जाएगी, राइट। सो वो सभी सनलाइट एक तरह से फोकस हो जाएंगी एक जगह पे। फोकस इन द सेंस कि वो इंसिडेंट रे का काम करेंगी हमारे प्रिज्म पे, जो हम प्रिज्म लेंगे। ठीक है, सो अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट, दिस गिव्स अ नैरो बीम ऑफ द वाइट लाइट। ओके, जैसे हमारे इंसिडेंट रे, बहुत सारी इंसिडेंट रे आ रही हैं अगर, और हमने एक छोटे से हॉल बना रखा है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, कार्डबोर्ड को अगर हम देखें सो दैट्स ओपेक। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने ओपेक क्या होता है। ठीक है, सो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। सो हमारी लाइट रे सिर्फ और सिर्फ इस होल वाली पोर्शन से जा सकती है। ठीक है, सो ये होल वाले पोर्शन से जो भी लाइट रे जाएगी, take a glass prism and allow the light from the slit to fall on one of its faces as shown in the figure. ठीक है, turn the prism slowly until the light that comes out of it appears on a nearby screen. आपको स्क्रीन लेनी है और स्क्रीन पे जब तक आपको उस जो आपने इंसिडेंट रे डाली है उसकी आपको जब तक अपीयर नहीं हो जाती ना, एक तरह से इमेज उसकी दिख नहीं जाती, वो लाइट्स नहीं दिख जाती, जब तक आपको कुछ ना कुछ एंगल पे इंक्लिनेशन करते रहना है। ठीक है, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड अ ब्यूटिफुल बैंड ऑफ कलर्स। व्हाई डज दिस हैपन? सो अब आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सनलाइट आई है ना,
अब जब वो उस नैरो वाले होल में से, यानी कि नैरो स्लिट या फिर ये स्मॉल होल जो आपने लिया है, ठीक है, ठीक है, मान लो ये आपने स्लिट बना ली है, ओके, यहाँ से जब लाइट रेज जाएंगी सो आप ऑब्जर्व करोगे एक प्रिज्म में जब हमने वाइट लाइट, सनलाइट क्या है, एक वाइट लाइट है, सो प्रिज्म में जब हम वाइट लाइट डालते हैं तो फिर बहुत सारे कलर्स में, ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स, इसमें वो डिवाइड हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ? काफ़ी सिंपल एक्टिविटी है, आप सभी कर सकते हो ये। ओके, सो पहली बात तो आप सभी के दिमाग में यही आएगी एक्टिविटी करके कि जो सिंपल सी वाइट लाइट थी, यानी कि जो सनलाइट थी, वो इतने सारे कलर्स में डिवाइड कैसे हो गई, राइट? जो सनलाइट, सिंपल सी सनलाइट थी, वो इतने सारे कलर्स में डिवाइड कैसे हो सकती है? वो तो सिंपल एक वाइट लाइट है ना। सो एक बार तो दिमाग में यही आया होगा कि ये ग्लास प्रिज्म जो हमने लिया है, इसी ने कुछ ना कुछ जादू कर दिया, राइट? सो ऐसा होगा, या फिर दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक्चुअल में ही वो वाइट लाइट जो सन से आ रही है, जो हमें वाइट लाइट दिखती हैं, वो एक्चुअल में ही इतने सारे कलर से बनी हो, या दूसरी कंडीशन यही हो सकती है कि ग्लास प्रिज्म ने ही कुछ चेंज कर दिया हो। ठीक है, सो इस चीज़ को हम अभी समझेंगे कि क्या एक्चुअल में जो वाइट लाइट है, क्या वो इन सभी कलर से मिलके बनी है, या बीच में जो ग्लास प्रिज्म रखा है इसने ही कुछ चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, सभी ध्यान से सुनना। ओके, सो द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। ये तो हमें पता है कि बीच में प्रिज्म आया जब ही ये जो वाइट लाइट है ये इतने सारे कलर्स में डिवाइड हुई। ठीक है, सो प्रिज्म ने ही कुछ ना कुछ किया होगा। ओके, note the colors that appear at the two ends of the color band. What is the sequence of colors that you see on the screen? So जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे सो इस तरीके की आपको दिखेगी जो प्रिज्म है, प्रिज्म से वाइट लाइट जब जाएगी सो इस तरीके की आपकी ऑब्जर्वेशंस रहेंगी। ठीक है, और पैटर्न क्या होगा, विबग्योर का पैटर्न रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो विबग्योर। What is this विबग्योर नाउ? विबग्योर क्या है? कलर का ये जो पूरा बैंड है ना, सीक्वेंस, दिस इज विबग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट विबग्योर। यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो, ये क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, सो ये हो गया आपका विबग्योर। दैट इज, ये जो हमारी वाइट लाइट की बीम है वो विबग्योर इतने सारे कलर्स में डिवाइड हुई है, मतलब स्प्लिट हुई है। ओके, द वेरियस कलर्स सीन आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एज शोन इन द फिगर। The acronym विबग्योर will help you to remember these sequence। तो आप विबग्योर 2-3 बार बोलोगे सो ये सीक्वेंस आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगा कि जो वाइट लाइट है जब हमने उसको ग्लास प्रिज्म से पास कराया सो वो वाइट लाइट नहीं मिली, हमें मिला ये बैंड ऑफ कलर्स, यानी कि यहाँ पर क्या हो गई, वाइट लाइट की डिस्पर्जन हो गई। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय दी ग्लास प्रिज्म। किसने की ये डिस्पर्जन? जो वाइट लाइट थी हमारी उसको इतने सारे कलर्स में डिवाइड किसने किया? दैट इज दी ग्लास प्रिज्म। ओके, द बैंड ऑफ द कलर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इट स्पेक्ट्रम। सो ये बात इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये कॉमन क्वेश्चन बन सकता है। स्पेक्ट्रम क्या है? बेसिकली ये जो कलर्ड बैंड आए हैं हमारे पास इतने सारे, इन्हीं सी कलर्ड बैंड को हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। VIBGYOR, इसको आप ध्यान रखना, ये सभी कलर्स हमें अपने वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में देखने को मिले हैं। अच्छा, अब मैंने इसको वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम क्यों कहा? सिंपल है, क्योंकि वाइट लाइट स्प्लिट हुई इतने सारे कलर्स में, मतलब कि इंसिडेंट रे जो यहाँ पर थी दैट इज दी वाइट लाइट, और उससे हमें मिले हैं इतने सारे कलर्स, इसीलिए हमने क्या कह दिया कि वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। ये काफ़ी सिंपल सी बात है। ओके, यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली, येट समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी अदर। अब देखो, ये सभी कलर्स आप देख सकते हो,
बिल्कुल एक साथ है, मतलब ज़्यादा गैप नहीं है इन कलर्स के बीच में। ठीक है, यहाँ वॉयलेट है, यहाँ इंडिगो है, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सो ये सभी काफ़ी पास पास में है, बट स्टिल आप देख सकते हो कि अलग अलग कलर्स हैं। हम बता पा रहे हैं ना कि ये वॉयलेट है, ये येलो है, कुछ ना कुछ तो वहाँ डिस्टिंक्शंस हैं, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब कि आप इनको देख पा रहे हो क्लियरली। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। सो बच्चों को डिस्पर्जन में, स्कैटरिंग में, स्पेक्ट्रम में थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है, सो इसको आप अभी ही क्लियर कर लेना। जब लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो गई, कॉम्पोनेंट कलर्स में जब वो डिवाइड हो गई, दैट इज़ द डिस्पर्जन। ओके, अब यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली वाइट लाइट की बात नहीं करी है, इसका ध्यान देना। यानी कि जो ये फिनोमिनल डिस्पर्जन है, अगर हम बात करेंगे वाइट लाइट के लिए, तो हम उसको स्पेसिफिक बना देंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कहकर। ठीक है, सो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। किसी भी लाइट को ले सकते हो, उसके जो कॉम्पोनेंट कलर्स हैं उनमें जब वो डिवाइड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, नॉट डिवाइड, स्प्लिट हो जाएगी, सो इसको कहेंगे डिस्पर्जन। ओके, you have seen that white light is dispersed into its 7 colors component by a prism. ठीक है, सो इफ विबग्योर में आप कलर्स काउंट करोगे 7 कलर्स हैं, सो हमें इतने सारे कलर्स एक वाइट लाइट से क्यों मिले, ये तो क्वेश्चन अब भी रह गया, राइट। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू आ प्रिज्म। सो अभी हमने प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या समझा था कि जब एक इंसिडेंट रे आती है, सो वो जब कोई मीडियम चेंज होगा बेसिकली। देखो यहाँ कैसा मीडियम है, चलो समझते हैं, ये कैसा मीडियम है, ये है रेयरर मीडियम, एयर है ना, सो एयर रेयरर मीडियम होगा, और ये प्रिज्म है यानी कि डेंसर मीडियम। ठीक है, अगेन रेयरर मीडियम। सो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो वाइट लाइट है, क्योंकि उसने अपना मीडियम चेंज कर लिया रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, यानी कि रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में हमने देखा था कि इंसिडेंट जो रे होती है वो कुछ ना कुछ एंगल बनाकर आती है। ठीक है, फिर कुछ ना कुछ एंगल बनता है रिफ्रैक्टेड रे का, कुछ ना कुछ होता है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। सो अलग अलग लाइट रे के लिए ये एंगल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इंसिडेंट रे मान लो हमने वाइट लाइट है, अब उसी के कॉम्पोनेंट्स हैं सभी, तो यानी कि जो इंसिडेंट एंगल बना वो तो लगभग सेम है, लेकिन जो अब रिफ्रैक्टेड एंगल है वो चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा, क्वेश्चन आया होगा दिमाग में। चेंज इसीलिए होगा क्योंकि देखो ये कितने सारे कलर्स हैं, काफ़ी सारे, 7 कलर्स हैं। सो 7 कलर्स में आपको पता है अलग अलग कलर्स देखने को हमें क्यों मिलते हैं, बिकॉज ऑफ दी वेवलेंथ ऑफ दीज कलर्स। ठीक है, सो यहाँ बेसिकली डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस है तो वेवलेंथ का। ठीक है, अब वेवलेंथ क्या होता है, देखो इस तरीके से वेव होती है ना, सो दिस इज व्हाट, दिस इज वेवलेंथ। ओके, सो वेवलेंथ में अगर हम देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, वेवलेंथ में अगर हम देखेंगे सो अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है। ठीक है, इसीलिए इनका जो रिफ्रैक्शन का जो एंगल होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज ए पास थ्रू द प्रिज्म। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वॉयलेट मोस्ट। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो कि रेड लाइट की डेविएशन सबसे ज़्यादा कम होती है, सबसे कम होती है, और वॉयलेट लाइट की डेविएशन सबसे ज़्यादा होती है। अब ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वेवलेंथ पे। ठीक है, अब रेड लाइट की अगर मैं बात करूँ, रेड लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ, और वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ जो होती है मिनिमम होती है। सो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो रेड लाइट है जिसके वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम बैंडिंग शो कर रही है, यानी कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम बैंडिंग हमें देखने को मिलेगी। वाइल जो हमारी वॉयलेट लाइट है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है
ठीक है, वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है, उसकी बेंडिंग देखो कितनी ज़्यादा है। बेंडिंग किसको कहते हैं बेसिकली, देखो ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे, और ये हमारे प्रिज्म से सबसे कम बेंड करने वाली रेड लाइट, और सबसे ज़्यादा बेंड करने वाली क्या है, वॉयलेट लाइट। यहाँ डायग्राम से ही समझ सकते हो, ठीक है। सो एक रेंज होती है जैसे सेकेंड हमारे विजिबल लाइट की 400 नैनोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली 800 नैनोमीटर तक। सो यहाँ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली क्या है, रेड लाइट, और सबसे कम वेवलेंथ वाली क्या होती है, वॉयलेट लाइट। और इसी चीज़ के ऊपर बेंडिंग डिपेंड करती है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल कि बेंडिंग क्यों होती है और किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब देखो ये बात सिर्फ और सिर्फ हम रेड और वॉयलेट लाइट के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी 400 से 800, जैसे अब सिंपल सी बात है 400 कम है 800 ज़्यादा है, सो 400 से 800 की तरफ हम मूव करेंगे, यानी कि वॉयलेट कलर से रेड कलर, बीच में कौन कौन से कलर आए, विबग्योरियन की IBGYO, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। सो यहाँ क्या हुई, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और वेवलेंथ के इंक्रीज होने पर हमें पता है कि बेंडिंग क्या होती है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ही कम बेंडिंग। ओके, सो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की, सबसे कम बेंडिंग रेड की। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी रेड के बाद क्या है, ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज रेड से थोड़ी कम वेवलेंथ है, ठीक है। सो ये मैंने आपको रफ बताया है एस्टिमेटेड वैल्यू, बाकी आप ये वेरी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा पॉइंट्स में या कुछ नैनोमीटर्स में डिफरेंस हो सकते हैं। ओके, रेड से थोड़ी कम है हमारे ऑरेंज की। सो देखो रेड से थोड़े से ज़्यादा एंगल पे डेविएट हो गया हमारी ऑरेंज लाइट। इसी तरीके से हम ग्रीन की बात करें, सो रेड से कम है, वॉयलेट से ज़्यादा है, सो वॉयलेट से कम बेंडिंग हुई और रेड से ज़्यादा बेंडिंग हुई, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही कम बेंडिंग हो जाएगी, क्योंकि रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इसीलिए रेड लाइट की बेंडिंग सबसे कम हमें देखने को मिलती है। क्लियर है सभी को? सो ये याद रखना पॉइंट्स। विबग्योर क्या होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, और डिस्पर्जन किसे बोलते हैं। डिस्पर्जन इज व्हाट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स। और स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये पूरा जो हमें कलर वाला बैंड मिला है लाइट रेज का, दैट इज दी स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये सभी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी लाइट रे है, यानी कि वाइट लाइट, जो कि डिस्पर्स हुई है 7 कलर कंपोनेंट्स में। अब हमें वो कलर्स क्यों मिलते हैं, वो हमें पता लग गया कि जो डेविएशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि क्या ये वाइट लाइट सच में इतने सारे कलर से बनी है, या फिर प्रिज्म ने ही कुछ ना कुछ चेंजेस करे हैं। अब वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना, द रे ऑफ ईच कलर एमर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स एंड दिस बिकम्स डिस्टिंक्ट। सो यहाँ हमारा एक पॉइंट आया था ना कि ये सभी हमें अलग अलग तरीके से नहीं दिखती, लेकिन फिर भी कलर्स हमें पता लग जाते हैं, कलर्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। सो वो क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई है, कुछ ना कुछ डेविएशन में चेंजेस हैं, जिसकी वजह से हमें इनका पाथ अलग से डिस्टिंक्टली देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन जो हमारा वाइट लाइट वाला था कि क्या वाइट लाइट सच में इतने सारे कलर से बनी है। इसके लिए आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सबसे पहले वाला जो फिनोमिना है ना कि जो हमारे प्रिज्म से वाइट लाइट आई और वो डिवाइड हो गए इतने सारे कलर्स में, सो वो सबसे पहले देखा भी किसने था, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। सो सनलाइट का स्पेक्ट्रम किसने बनाया था, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. अब उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, सनलाइट आई, वो डिवाइड हो गई कलर्स में। अब ये क्वेश्चन तो उनके दिमाग में भी आया कि ऐसा आखिर क्यों हुआ।
सो उसके लिए एक और चीज़ उन्होंने करी कि ये जो प्रिज्म था, यहाँ पर जो अकेला प्रिज्म रखा था ना, अब उसके साथ साथ उन्होंने एक और प्रिज्म रख दिया, उसका उल्टा, मतलब प्रिज्म तो ऐसे ही थे दोनों, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। However, he could not get any more colors. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism. अब जब inverted position में उन्होंने रख दिया, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, अब क्या होगा देखो, पहले क्या हुआ था कि ये जो लाइट रेज आई वो इतने सारे कलर्स में डिवाइड हो गई। अब यहाँ देखो क्या होगा, ये जो वाइट लाइट आई है ना, अब ये रेड में वॉयलेट, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रेड और वॉयलेट यहाँ शो कर रखा है, ये ध्यान रखना, बीच में वो सभी कलर्स आएंगे, यानी कि VIBGYOR, और R सबसे ऊपर क्यों बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, लीस्ट डेविएशन। और वॉयलेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखने को मिलेगी हमें मैक्सिमम और डेविएशन, ठीक है। सो ये बात इंपॉर्टेंट है, ओके। सो यहाँ आर और वी दिखा रखे हैं, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। रेड और वॉयलेट आए यहाँ से, ये हमारी जब हमारे फर्स्ट प्रिज्म ने रिफ्रैक्शन करी तो इस तरीके से हमें बैंड ऑफ कलर्स देखने को मिल गया। बट अगेन एक और प्रिज्म हमने यहाँ पर रख दिया, अब ये रेड और वॉयलेट लाइट जब इस प्रिज्म के पास जाएंगी, सो अगेन नॉर्मल से पास दूर वो सारी चीज़ें होंगी, और यहाँ पर इस तरीके से रिफ्रैक्शन के बाद हमारी अब ये जो वॉयलेट और रेड, यानी कि पूरा जो बैंड ऑफ कलर्स था विबग्योर वाला, ये जब दूसरे प्रिज्म से जो कि इन्वर्टेड पोजीशन में प्रेजेंट था, वहाँ से पास होके जो एमर्जेंट रे होगी वो फाइनल जो होगी ना, सरप्राइजिंगली दैट वाज वाइट लाइट, ठीक है। यानी कि फिर से हमें ये बैंड ऑफ कलर्स देखने को नहीं मिला, कोई और कलर्स यहाँ इस बैंड में ऐड नहीं हुए, स्पेक्ट्रम में विबग्योर कलर ही रहा, और साथ ही साथ जब हमने प्रिज्म एक और लगा दिया इन्वर्टेड पोजीशन में, सो हमें देखने को मिली क्या, वाइट लाइट, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना कि लीस्ट डेविएशन दिखाती है हमारी रेड कलर वाली लाइट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम, और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम। और वेवलेंथ को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है, वेवलेंथ को डेल्टा से लैम्बडा से डिनोट करते हैं। डेल्टा इस तरीके से बनाएंगे और लैम्बडा उस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। This allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism, है ना। यही हमने किया था कि जब एक प्रिज्म के बाद दूसरा प्रिज्म जब हमने इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया, सो ये सभी कलर्स जो यहाँ से गए थे डिवाइड होकर इतने सारे, वो सभी हमारे इस वाले प्रिज्म से भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आप कलर्स बना सकते हो, ऊपर तो रेड ही आएगा आपका रेड, और नीचे आप वॉयलेट बना लो, ठीक है, और बीच में सभी कलर्स आप डाल लेना, ओके। सो इस तरीके से यहाँ से अब ये जो हमारी लाइट रेज है फिर से यहाँ से जाएंगी, और फिर लास्ट में जो निकल के आई दैट वाज दी वाइट लाइट, ठीक है, वाइट लाइट, ओके। सो ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट एमर्जिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ दी सेकेंड प्रिज्म, दूसरी साइड जो सेकेंड प्रिज्म है उसकी दूसरी साइड से वाइट लाइट की रे एमर्ज हुई। This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 colors. यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि प्रिज्म ने कुछ जादू नहीं किया, मतलब प्रिज्म का रोल तो रहा ही है, दोनों कंडीशन आप कह सकते हो, क्योंकि प्रिज्म में ही तो एक्चुअल में रिफ्रैक्शन हुई है, वहीं पर लाइट रेज डेविएट हुई है, नॉर्मल के पास आई, नॉर्मल से दूर गई, उसी से सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन जो सेकेंड चीज़ है कि जो हमारी वाइट लाइट यानी कि सनलाइट है, दैट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ये वाली ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं हम रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है, ओके। सो यही बात मैं आपको यहाँ पर बता रही थी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी लाइट रे दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रिफर्ड टू एज वाइट लाइट।
सो ये सारी चीज़ें जो हमने करी थी दैट वाज विद दी सनलाइट। अब कोई भी लाइट रे ऐसी है जो कि सनलाइट यानी कि इसी तरीके की ऑब्जर्वेशंस दे रही होगी, दैट इज कंसिडर्ड एज वाइट लाइट। ओके, A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. So rainbow क्या है? Rainbow is what? It's a natural spectrum. और कब हमें देखने को मिलता है रेनबो? जब शावर यानी कि रेन शावर, बारिश हुई है उसके बाद हमें नॉर्मली रेनबो देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी सनलाइट है वो डिस्पर्स हुई है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से। अब क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है दिमाग में कि भाई ऐसा क्यों होता है कि बारिश आई जब ही रेनबो देखने को मिला? क्योंकि जो वाइट लाइट है हमारी यानी कि जो नेचुरल वाइट लाइट विच इज़ दी सनलाइट, ठीक है, जो सनलाइट है वो तो बिना बारिश के भी तो होती है। ऐसा तो नहीं है बारिश आई जब हमारी सूरज आया, सूरज ने रोशनी दी, दैट इज़ दी सनलाइट। ऐसा नहीं होता है, जनरली बिना बारिश के सनलाइट रहती है। फिर बारिश ही इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो बारिश हुई है उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दे एक्ट एज टाइनी प्रिज्म्स। ओके, सो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं? छोटे छोटे प्रिज्म्स की तरह बिहेव करती हैं। और फाइनली आपको पता ही है कि प्रिज्म से ही वाइट लाइट जाएगी, बेंडिंग होगी और यहाँ 7 कलर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि विबग्योर। ठीक है, A rainbow is always formed in a direction. ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। रेनबो हमेशा आप प्रैक्टिकली भी देखोगे तो कई बार आप घूम घूम के देखते हो कि इस साइड रेनबो नहीं दिख रहा है, इधर से देखो जब रेनबो दिखेगा। ऐसा क्यों होता है अभी देखेंगे हम। रेनबो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा सन के, यानी कि सन जिस साइड, मान लो उस साइड सन है, सो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब आप देखोगे यानी कि सन की तरफ बैक साइड करके देखोगे तो आपको रेनबो देखने को मिलेगा। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक स्मॉल प्रिजम्स, they refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again. यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो 3 फिनोमिनाज हुए हैं, रिफ्रैक्शन, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने रिफ्लेक्शन लिखा है ना कि रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में होगी रिफ्रैक्शन, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्रैक्शन। इन पॉइंट्स पे ध्यान देना, आर है यहाँ एल है। पहले रिफ्रैक्शन हुई, मीडियम चेंज हुआ, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई और उसके बाद रिफ्रैक्शन हुई है। ओके, ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन द डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। अब मेन पॉइंट है कि ये इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, क्या ये हमारी जो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ी थी उससे क्या डिफरेंट है? मतलब ये इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब हम उसको समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हमें क्या पता है, रिफ्लेक्शन का हमें पता है, लेकिन यहाँ तो एक वर्ड और ऐड कर दिया आगे, दैट इज़ इंटरनल। इंटरनल क्या होगा? अंदर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ऐसा ही होगा ना? यस, ऐसा ही होगा लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। यहाँ क्या हो रहा है, सनलाइट अगेन एयर है यानी कि रेयरर मीडियम। ठीक है, फिर से अब हमने क्या किए हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स ली हैं। वाटर क्या है? डेंसर मीडियम, और ये बाहर फिर से आ गई यानी कि रेयरर मीडियम में आ गई। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो आप लोग, ये आई सनलाइट यानी कि हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे अब हमारी ये प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है, तो इन वाटर ड्रॉपलेट्स को हम प्रिज्म ही कहेंगे। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ क्या हुई, कुछ ना कुछ एंगल पे बेंड हो गई हमारी ये इंसिडेंट रे और ये हमारे स्ट्राइक करेगी अपने दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को और इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है क्रिटिकल एंगल का। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट आता है? क्रिटिकल एंगल का। ठीक है, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी बुक में दे भी नहीं रखी है, सो ध्यान से सुनना। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल इज़ बेसिकली, देखो यहाँ आप एक सरफेस ले लो। ठीक है, अब ये सरफेस में ये है हमारा देन
ये हमारी सरफेस है और यहाँ से मान लो मैं लाइट रेज पहुँचा रही हूँ और ये लाइट रेज प्रेजेंट है कहाँ पर, एक रेयरर मीडियम में मान लो, और ये है हमारा एक डेंसर मीडियम। ठीक है, अब हमें पता है कि कुछ ना कुछ क्या होगी, रिफ्रैक्शन। सॉरी, यहाँ डेंसर नहीं आएगा, यहाँ पर डेंसर मीडियम है और यहाँ पर क्या है, रेयरर मीडियम। ओके, सो अब हमें पता है कि डेंसर मीडियम से जब लाइट रे रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, सो लाइट रे नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। अब यहाँ क्या होगा, लाइट रे अवे, यानी कि इसको जाना तो इस वाले पाथ को फॉलो करना था, पर थोड़ा सा दूर की तरफ डेविएट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ, जब मैंने ये लाइट रे जो है यानी कि इंसिडेंट रे को कुछ एंगल यहाँ इंक्रीज़ कर दिया, मान लो इंसिडेंट रे का, ठीक है, एंगल इंक्रीज़ कर दिया, सो नॉर्मल हम जो अब ड्रॉ करेंगे वो भी ऐसा ही बनेगा। हमारी लाइट रे को पाथ ही वाला फॉलो करना था, लेकिन अब क्या हुआ, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड करेगी लाइट रे, यानी कि इस तरीके से। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर जो इंसिडेंट रे का एंगल है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ इतना एंगल बना लेगी जहाँ, ये इंसिडेंट रे हो गई, अब ये नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम, जस्ट अ सेकेंड, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है। अब यहाँ क्या होगा, इस तरीके से जाना था हमारी लाइट रे को, लेकिन अवे फ्रॉम दी नॉर्मल में इतनी ज़्यादा लाइट रे की बेंडिंग हो गई कि वो इस तरीके से चली गई। ठीक है, लाइट रे इस तरीके से, फाइनल जो लाइट रे जाएगी वो इस तरीके से जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, ग्रेजिंग। ठीक है, सो ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो इस बात का ध्यान देना। और ये कंडीशन हमें जब ही देखने को मिलेगी जब लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही होगी, क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते टाइम अवे फ्रॉम दी नॉर्मल लाइट रे की बेंडिंग होती है। सो यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बना रही थी इंसिडेंट रे, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनाया इंसिडेंट रे ने, और यहाँ भी एंगल बनाया। यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट वाली कंडीशन में कि इस तरीके से हमारी लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई, फिर थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि एंगल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया ना इंसिडेंट रे का, सो और ज़्यादा सरफेस के पास आ गई, और एक ऐसा एंगल जहाँ पर लाइट रे पूरा सरफेस वाले डायरेक्शन में ही चली गई, यानी कि सरफेस को टच करते हुए, विच इज़ नोन एज ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन, नहीं एमर्जेंस कहेंगे। ठीक है, ग्रेजिंग एमर्जेंस, क्योंकि यहाँ एमर्जेंट रे पूरा ग्रेज करती हुई गई है सरफेस को, सो दिस इज नोन एज व्हाट, ग्रेजिंग। यहाँ लिख लेते हैं हम ग्रेजिंग एमर्जेंस। ओके, सो यहाँ ये क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल। अब ये वाला जो एंगल है जहाँ पर इंसिडेंट रे पूरा इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे जो गई है हमारी इंसिडेंट रे के उस एंगल पे जहाँ ये एंगल बनेगा हमारी रिफ्लेक्टेड रे का, ये एंगल का क्या मतलब है, देखो यहाँ हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इस चीज़ को। ये हमारी सरफेस, ये हमारी सरफेस है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब मान लो नॉर्मल के साथ हमारी रिफ्रैक्टेड रे, अब यहाँ शो कर दिया ग्रेजिंग इमर्जेंस हमारी रिफ्रैक्टेड रे ने। ठीक है, फिर क्या हुआ, नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बनाया रिफ्रैक्टेड रे ने, दैट इज़ दी 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है क्या एंगल बनाया, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल। सो वो कंडीशन जहाँ पर इंसिडेंट रे का वो एंगल, क्योंकि इंसिडेंट रे के एंगल चेंज करने पर ही ये सारी कहानी चेंज हुई है ना। अभी हमने देखा था एंगल थोड़ा कम हुआ, बेंडिंग और कम हुई, मतलब थोड़ी कम हुई, एंगल बढ़ा, बेंडिंग बढ़ी, एंगल और ज़्यादा बढ़ गया, बेंडिंग बिल्कुल इस वाली सरफेस पे हो गई, विच इज़ ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, सो ये वाला एंगल इंसिडेंट रे का जहाँ पर ग्रेजिंग इमर्जेंस हमें देखने को मिलेगी, यानी कि नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 डिग्री देखने को मिलेगा, दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल एंगल।
ठीक है। सो याद रखना क्रिटिकल एंगल हम रिफ्रैक्टेड रे के लिए नहीं लेते, ये इंसिडेंट रे के लिए होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे तो 90 डिग्री का ही एंगल शो करेगी ना, वो तो फिक्स है। इंसिडेंट रे का वो एंगल जहाँ रिफ्रैक्टेड रे का वाला एंगल बन रहा है, दैट इज़ द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया क्रिटिकल एंगल। अब क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल तक तो कहानी ठीक थी, मतलब कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब इस एंगल को, इंसिडेंट रे वाले एंगल को मैंने और ज़्यादा बढ़ा दिया। मतलब मेरे को अब भी ये नहीं है कि क्रिटिकल एंगल तक आ गए, नहीं, मुझे और एंगल बढ़ाना है। अब देखते हैं अब क्या होगा, मतलब कि क्रिटिकल एंगल तो आया, अब उसके बाद के ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगी वो देखो। अब मैंने एंगल को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, लाइट रे को इस तरीके, एंगल को हमने क्या किया, और ज़्यादा इस तरीके से कर दिया। अब लाइट रे को जाना ऐसे था, अब बेंडिंग क्या होगी, क्रिटिकल एंगल तो पहुँच गया था, इंसिडेंट रे का ये वाला एंगल, अब लाइट रे यहाँ के बजाय इस तरीके से डेविएट होगी, यानी कि ये वाला पाथ तो लाइट रे को फॉलो करना था, पर ये वाला पाथ तो गया, ये ग्रेजिंग एमर्जेंस वाला पाथ भी गया, और लाइट रे अब हमारी फॉलो कर रही है रिफ्लेक्शन वाली कहानी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन। लाइट रे ने अब अपना मीडियम चेंज नहीं किया, और लाइट रे अगर मीडियम चेंज नहीं करेगी तो हम रिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे, सिंपल सी बात है। ये था क्या, मीडियम 2, ये क्या है, मीडियम 1। अगर लाइट रे वापस से मीडियम 1 में ही आ गई, सो रिफ्रैक्शन की तो स्टार्टिंग ही नहीं हुई ना, सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि ये अंदर ही अंदर हो गई अपने इस वाले मीडियम में ही, सो इसको इंटरनल कह दिया। ठीक है, क्या कहा इसको, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो ये कहानी है अपनी रिफ्लेक्शन की। यहाँ पर क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर मैंने इंसिडेंट रे का एंगल कर दिया नॉर्मल के साथ, तो हमारी जो इंसिडेंट के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी वाले मीडियम में चली जाएगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो ये हमारे फिनोमिनाज हमें देखने को मिलते हैं एक रेनबो फॉर्मेशन के दौरान। अब देखो यहाँ पर सनलाइट आई थी, यहाँ मीडियम चेंज हुआ। अब ये वाली जो इंसिडेंट रे है इसके लिए तो मीडियम चेंज हुआ है, फर्स्ट कंडीशन में हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन हुई है। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, फिर से मीडियम चेंज नहीं हुआ, लाइट रे यहीं से बेंड कर गई, क्योंकि यहाँ पहुँच गया था हमारा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये हमारी रेड लाइट और ये पहले वाली थी हमारी वॉयलेट लाइट। सो यहाँ क्या हुई, अब रिफ्लेक्शन हुई है। सो सेकेंड केस में हम लिखेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लास्ट वाले केस में आप बता सकते हो अब मुझे क्या हुआ है, यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ है क्या, यस, मीडियम चेंज हुआ है। ये वाला मीडियम वाटर वाला था, यानी कि प्रिज्म वाला, और ये एयर वाला मीडियम है। मीडियम चेंज होते ही हम क्या नाम दे देते हैं, रिफ्रैक्शन का नाम दे देते हैं। सो ये हमारे 3 स्टेप्स होते हैं रेनबो फॉर्मेशन के, जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। इंसिडेंट रे कुछ एंगल बनाएगी, क्रिटिकल एंगल जहाँ ग्रेजिंग इमर्जेंस शो करेगी, और उसके बाद भी अगर हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। सो ये स्टेप्स आप हमेशा ध्यान रखना रेनबो फॉर्मेशन के, और ये वाले कंडीशंस भी आपको ध्यान रखनी है कि रेनबो फॉर्मेशन कब होगी, जब हमारे सन के अपोजिट डायरेक्शन में हम खड़े होंगे। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट टू दी सन, ओके, एंड दिस वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म्स। ओके, और ये आपके स्टेप्स हैं, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डिफरेंट कलर्स रीच दी ऑब्जर्वर्स आई। सो यहाँ क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ साथ ये एक नया फिनोमिना था जो आपने अभी समझा, और एक और चीज़ जो आपने आज की क्लास में समझी, दैट इज दी डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, सो ये दोनों फिनोमिनेस हमारे कहाँ हो रहे हैं, ड्यूरिंग दी रेनबो फॉर्मेशन।
ठीक है। सो ये दोनों फिनोमिनेस हमारे रेनबो फॉर्मेशन के दौरान होते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, जिससे इतने सारे कलर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो एक और चीज़ क्या है कि आप जो है रेनबो ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो जब ही देखो। कॉमन सी चीज़ है रेनबो। क्या होता है ना, कई बार ये रेनबो इज़ नॉट अ कॉमन थिंग। विबग्योर में जो ये वाइट लाइट स्प्लिट होती है ना, ये कॉमन थिंग है, क्योंकि रेनबो तो वही हम बोलते हैं ना, ये जो बो इस टाइप का बनता है, इट इज़ नोन एज दी रेनबो, है ना। लेकिन घर में भी जनरली आप देख सकते हो वाइट लाइट जब आप पास कराओगे ना वाटर के थ्रू, जब भी आप वाटर से विबग्योर वाली कंडीशन स्पेक्ट्रम देख सकते हो, और वाटर फाउंटेन और वाटरफॉल के थ्रू भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अब जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।